हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अधिकार और कर्तव्य पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ हम अधिकार का अर्थ एवं परिभाषा जान लेते हैं। अधिकार का अर्थ है हमारे सामाजिक जीवन की वे अनिवार्य आवश्यकताएं जिनके बिना न तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और न ही समाज के लिए उपयोगी कार्य कर सकता है। वस्तुतः अधिकारों के बिना मानव जीवन के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। वर्तमान समय में प्रत्येक राज्य के द्वारा अधिकाधिक विस्तृत अधिकार प्रदान किए जाते हैं और लास्की के शब्दों में कहा जा सकता है कि एक राज्य अपने नागरिकों को जिस प्रकार के अधिकार प्रदान करता है उन्हीं के आधार पर राज्य को अच्छा या बुरा कहा जा सकता है। प्रकृति के द्वारा मनुष्य को विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, लेकिन इन शक्तियों का स्वयं अपने और समाज के हित में उचित रूप से प्रयोग करने के लिए कुछ बाहरी सुविधाओं की आवश्यकताएं होती है। राज्य का सर्वोत्तम लक्ष्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है। इस कारण राज्य के द्वारा व्यक्ति को ये सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और राज्य के द्वारा व्यक्ति को प्रदान की जाने वाली इन बाहरी सुविधाओं का नाम ही अधिकार है। अधिकार का अभिप्राय है राज्य द्वारा व्यक्ति को दी गई कुछ कार्य करने की स्वतंत्रता या सकारात्मक सुविधाएं, जिससे व्यक्ति अपनी शारीरिक, मानसिक, नैतिक शक्तियों का पूर्ण विकास कर सके। प्रमुख विचारक जिन्होंने अधिकार की परिभाषाएं की हैं, सबसे पहले हम थॉमस जेफरसन की परिभाषा देखेंगे। इन्होंने कहा है कि स्वभावतया सब मनुष्य समान रूप से उन्मुक्त तथा स्वाधीन हैं और उनके कुछ जन्मजात अधिकार हैं जिन्हें मनुष्य स्वयं अपने जीवन तथा अपनी संतानों से पृथक नहीं कर सकते, यथा जीवन और स्वतंत्रता के अधिकारों का उपभोग, संपत्ति के अर्जन और सुखी जीवन के साधन अधिकार हैं। वहीं वाइल्ड का कहना है कि अधिकार कुछ विशेष कार्यों को करने के लिए स्वतंत्रता की युक्ति संगत मांग है। लास्की ने कहा है कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना सामान्यतः कोई व्यक्ति अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। सॉलमन के अनुसार सत्य के द्वारा रक्षित हित ही अधिकार है। कोई भी हित जिसका आदर करना कर्तव्य हो, जिसका उल्लंघन अनुचित हो, अधिकार कहलाता है। T.H. ग्रीन के अनुसार अधिकार वह शक्ति है जिसकी मांग लोक कल्याण के लिए की जाती है और जिसे इसी आधार पर मान्यता भी प्राप्त होती है। इन सब परिभाषाओं से हम अधिकारों के आवश्यक लक्षणों को जान सकते हैं। लास्की, वाइल्ड और अन्य परिभाषाओं में सामान्य धारणा के आधार पर अधिकार के निम्नलिखित आवश्यक लक्षण कहे जा सकते हैं। पहला लक्षण है सामाजिक स्वरूप। अधिकार का सर्वप्रथम लक्षण यह है कि अधिकार के लिए सामाजिक स्वीकृति आवश्यक है। सामाजिक स्वीकृति के अभाव में व्यक्ति जिन शक्तियों का उपभोग करता है वे उसके अधिकार न होकर प्राकृतिक शक्तियां हैं। अधिकार तो राज्य द्वारा नागरिकों को प्रदान की गई स्वतंत्रता और सुविधा का नाम है और इस स्वतंत्रता एवं सुविधा की आवश्यकता तथा उपभोग समाज में ही संभव है। दूसरा लक्षण है कल्याणकारी स्वरूप। अधिकारों का संबंध आवश्यक रूप से व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास से होता है। इस कारण अधिकार के रूप में केवल वे ही स्वतंत्रताएं और सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जो व्यक्तित्व के विकास हेतु आवश्यक या सहायक हो। व्यक्ति को कभी भी वे अधिकार नहीं दिए जा सकते जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में बाधक होते हैं। इसी कारण मद्यपान, जुआ खेलना या आत्महत्या अधिकार के अंतर्गत नहीं आते। अन्य लक्षण है लोकहित में प्रयोग।
व्यक्ति को अधिकार उसके स्वयं के व्यक्तित्व के विकास और संपूर्ण समाज के सामूहिक हित के लिए प्रदान किए जाते हैं। यह आवश्यक होता है कि अधिकारों का प्रयोग किस प्रकार किया जाए कि व्यक्ति की स्वयं की उन्नति के साथ साथ संपूर्ण समाज की भी उन्नति हो। यदि कोई व्यक्ति अधिकार का इस प्रकार से उपयोग करता है कि अन्य व्यक्तियों का या संपूर्ण समाज के हित में साधन में बाधा पहुंचती है, तो व्यक्ति के अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। अन्य एक लक्षण है राज्य का संरक्षण। अधिकार का एक आवश्यक लक्षण यह भी है कि उसकी रक्षा का दायित्व राज्य अपने ऊपर लेता है और इस संबंध में राज्य आवश्यक व्यवस्थाएं भी करता है। जैसे व्यक्ति को रोजगार प्राप्त होना चाहिए, यह बात व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है और समाज भी इसे स्वीकार करता है, लेकिन राज्य जब तक आवश्यक संरक्षण की व्यवस्था न करे उस समय तक पारिभाषिक अर्थ में इसे अधिकार नहीं कहा जा सकता। सार्वभौमिकता या सर्वव्यापकता भी अधिकारों का एक आवश्यक लक्षण है। अधिकार का एक अन्य लक्षण कि अधिकार समाज के सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्रदान किए जाते हैं। इस संबंध में जाति, धर्म, लिंग और वर्ण के आधार पर कोई भेद नहीं किया जाता है। इन उपयुक्त लक्षणों के आधार पर हम सामान्य शब्दों में अधिकार को परिभाषित करते हुए कह सकते हैं कि अधिकार समाज के सभी व्यक्तियों के व्यक्तित्व के उच्चतम विकास हेतु आवश्यक वे सामान्य सामाजिक परिस्थितियां हैं जिन्हें समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करने की व्यवस्था करता है। अधिकारों का वर्गीकरण किया गया है। साधारणतया अधिकार दो प्रकार के होते हैं, नैतिक अधिकार और कानूनी अधिकार। मॉरल राइट्स वे होते हैं जिनका संबंध मानव के नैतिक आचरण से होता है। अनेक विचारकों के द्वारा इन्हें अधिकार के रूप में स्वीकार ही नहीं किया गया है क्योंकि वे अधिकार राज्य द्वारा रक्षित नहीं होते। इन्हें धर्मशास्त्र, जनमत या आत्मिक चेतना द्वारा स्वीकृत किया जाता है और राज्य के कानूनों से इनका कोई संबंध नहीं होता। लीगल राइट्स यानी कानूनी अधिकार, ये वे अधिकार हैं जिनकी व्यवस्था राज्य के द्वारा की जाती है और जिनका उल्लंघन कानून से दंडनीय होता है। कानून का संरक्षण प्राप्त होने के कारण इन अधिकारों को लागू करने के लिए राज्य द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाती है। लीकॉक ने इन अधिकारों की परिभाषा करते हुए कहा है कि कानूनी अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो एक नागरिक को अन्य नागरिकों के विरुद्ध प्राप्त होते हैं तथा जो राज्य की सर्वोच्च शक्ति द्वारा प्रदान किए जाते हैं और रक्षित होते हैं। तो यहाँ आप कानूनी अधिकार किसे कहते हैं ये समझ ही चुके होंगे। कानूनी अधिकार के भी दो भेद किए जा सकते हैं, सामाजिक या नागरिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार। सबसे पहले हम यहाँ सामाजिक या नागरिक अधिकारों की बात करते हैं जिनमें निम्नलिखित प्रमुख अधिकार सम्मिलित हैं। समानता का अधिकार। समानता का अधिकार एक अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार है और इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते सम्मान और महत्व प्राप्त होना चाहिए और जाति, धर्म, आर्थिक स्थिति के भेद के बिना सभी व्यक्तियों को अपने जीवन का विकास करने के लिए समान सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। यह प्रजातंत्र की आत्मा है। इसके निम्नलिखित भेद हैं। समानता के अधिकार को भी हम वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे राजनीतिक समानता का अधिकार। इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता अनुसार बिना किसी पक्षपात के देश के शासन में भाग लेने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। राजनीतिक समानता की प्राप्ति प्रजातंत्रात्मक शासन की स्थापना और वयस्क मताधिकार की व्यवस्था द्वारा ही संभव है। इसी में यह बात भी शामिल है कि न्याय और कानून की दृष्टि से भी सभी व्यक्ति समान समझे जाने चाहिए। सामाजिक समानता का अधिकार का अर्थ है कि समाज में धर्म, जाति, भाषा, संपत्ति, वर्ण या लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए और व्यक्ति होने के नाते ही उसे प्रत्येक व्यक्ति को समाज में सम्मान प्राप्त होना चाहिए। आर्थिक समानता से तात्पर्य है, वर्तमान समय में आर्थिक समानता का तात्पर्य यह लिया जाता है कि मानव के आर्थिक स्तर में गंभीर विषमताएं नहीं होनी चाहिए और संपत्ति एवं उत्पादन के साधनों का न्याय संगत वितरण किया जाना चाहिए। स्वतंत्रता का अन्य दूसरा सामाजिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार।
स्वतंत्रता का अधिकार जीवन के लिए परम आवश्यक है, क्योंकि इस अधिकार के बिना व्यक्ति के व्यक्तित्व तथा समाज का विकास संभव नहीं है। इसका तात्पर्य है उच्छृंखलता या नियंत्रणहीनता न होकर व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए पूर्ण अवसरों की प्राप्ति होनी चाहिए। लास्की के ही शब्दों में इसका तात्पर्य उस शक्ति से होता है जिसके बिना व्यक्ति अपनी इच्छानुसार अपनी तरीके से बिना किसी बाहरी बंधन के अपने जीवन का विकास कर सके। स्वतंत्रता के अधिकार के भी निम्नलिखित भेद हैं, जैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति अपना सामान्य जीवन विवेक के अनुसार व्यतीत कर सके। इसके अंतर्गत यह बात भी सम्मिलित है कि कानून के उल्लंघन किए बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। न्यायालय द्वारा अभियोग की पुष्टि के बिना उसे बंदी नहीं रखा जा सकता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा प्रतिपादक जे.एस. मिल है, जिसके शब्दों में यदि कहा जाए तो स्वयं अपने ऊपर, अपने शरीर, मस्तिष्क और आत्मा पर व्यक्ति संप्रभु होता है। अन्य स्वतंत्रता का अधिकार है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। मानव एक विवेकशील प्राणी है। विचार स्वतंत्र मानसिक एवं नैतिक उन्नति की सर्वोच्च शर्त है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार विचार रखने, भाषण, लेख के माध्यम से इन विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। सुकरात ने विचार स्वतंत्र त्यागने की अपेक्षा मृत्यु को ही श्रेष्ठकर समझा था, और मिल्टन, मिल, वोल्टेयर, लास्की आदि सभी विद्वानों ने विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व को स्वीकार किया है। आधुनिक समय में यह बहुत चर्चा में है। अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार। अंतःकरण की स्वतंत्रता या धार्मिक स्वतंत्रता का अभिप्राय है कि व्यक्ति को अपने विवेक के अनुसार धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार की स्वतंत्रता होनी चाहिए। एक व्यक्ति पर उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी प्रकार का धर्म नहीं लादा जा सकता। धर्म का संबंध व्यक्ति के अंतःकरण से होता है। इस कारण इस संबंध में किसी प्रकार का बाहरी दबाव नितांत अनुचित होता है। समुदाय निर्माण की स्वतंत्रता का अधिकार। संगठन ही मानव जीवन की उन्नति का मूल मंत्र है, इसलिए व्यक्ति को अपने समान विचार वाले व्यक्तियों के साथ मिलकर संगठन निर्माण की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उसे इस बात का भी अधिकार होना चाहिए कि वह जीवन के विविध क्षेत्रों में उन्नति करने के लिए राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक समुदायों का निर्माण कर सके, लेकिन इस प्रकार के किसी भी संगठन को समाज विरोधी या अनैतिक कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। इसके अतिरिक्त नैतिक स्वतंत्रता भी व्यक्ति का एक अधिकार है। एक व्यक्ति के पास सभी स्वतंत्रताएं होने पर भी यदि उसे नैतिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है तो उसकी स्थिति दयनीय हो जाएगी। नैतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति अपने विवेक और आत्मा के आदेशानुसार बिना किसी अनुचित लोभ लालच के कार्य कर सके। नैतिक स्वतंत्रता नींव के उस पत्थर के समान है जिस पर जीवन का संपूर्ण भवन आधारित होता है। इसके अतिरिक्त अन्य सामाजिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार। मानव जीवन के लिए संपत्ति आवश्यक है। इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति अपने द्वारा कमाए गए धन को चाहे तो आज की आवश्यकताओं पर खर्च करे या अर्जित करके रखे, और धन, जमीन या जायदाद के रूप में व्यक्ति द्वारा रक्षित इस संपत्ति को बिना मुआवजा दिए उससे छीना नहीं जा सकता। लेकिन वर्तमान समय में संपत्ति के अधिकार को अनियंत्रित रूप से स्वीकार नहीं किया जाता। जन कल्याण की दृष्टि से संपत्ति के अधिकार को सीमित किया जा सकता है। अन्य अधिकार है सामाजिक अधिकार, रोजगार का अधिकार। व्यक्ति को स्वयं अपने परिवार के भरण पोषण, आवास, शिक्षा के लिए धन की आवश्यकता होती है, और व्यक्ति यह आर्थिक शक्ति किसी न किसी प्रकार का काम किए बिना प्राप्त नहीं कर सकता। अतः इस अधिकार को वर्तमान समय में आवश्यक समझा गया है। यह भी माना गया है कि काम के बदले में व्यक्ति को उचित पारिश्रमिक मिलना उसका अधिकार है। शिक्षा का अधिकार। मानव की मानसिक एवं आध्यात्मिक खुराक शिक्षा है, और शिक्षा के आधार पर ही व्यक्तित्व का विकास संभव है। अतः वर्तमान समाज में यह बात सर्वमान्य है कि नागरिकों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। केवल इतना ही नहीं, शासन को धनवान एवं निर्धन दोनों ही वर्गों को शिक्षा संबंधी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। वाचनालय, पुस्तकालय और संग्रहालयों की स्थापना की जानी चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा की अनिवार्य तथा निःशुल्क रूप से व्यवस्था की जानी चाहिए।
जीवन का अधिकार। मानव के सभी अधिकारों में जीवन का अधिकार सबसे अधिक मौलिक एवं आधारभूत अधिकार है, क्योंकि इस अधिकार के बिना अन्य किसी भी अधिकार की कल्पना नहीं की जा सकती। जीवन के अधिकार का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने का अधिकार है और राज्य इस बात की व्यवस्था करेगा कि कोई दूसरा व्यक्ति या राज्य व्यक्ति के जीवन का अंत न कर सके। इसी अधिकार में आत्मरक्षा का अधिकार भी निहित है, जिसका अर्थ है यदि किसी व्यक्ति के जीवन पर आघात किया जाता है तो संबंधित व्यक्ति अपनी आत्मरक्षा के लिए आवश्यक कार्रवाई कर सकता है। यह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। इसके अतिरिक्त परिवार का अधिकार भी एक सामाजिक यह नागरिक अधिकार है। राज्य के समान ही परिवार भी मानव जीवन के लिए अनिवार्य संस्था रही है और मानव जाति के विकास में परिवार का योग किसी भी दूसरी संस्था से कम नहीं आंका जा सकता। अतः व्यक्ति को विवाह कर परिवार का निर्माण करने और संतान के पालन पोषण का अधिकार होना चाहिए। राज्य को इस संबंध में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यह तो थे आपके सामाजिक या नागरिक अधिकार। अब हम बात करते हैं राजनीतिक अधिकारों की। राजनीतिक अधिकारों का तात्पर्य उन अधिकारों से है जो व्यक्ति के राजनीतिक जीवन के विकास के लिए आवश्यक होते हैं और जिनके माध्यम से व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन प्रबंध में भाग लेते हैं। साधारणतया एक प्रजातंत्रात्मक राज्य के द्वारा अपने नागरिकों को अग्रलिखित राजनीतिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। सबसे पहला है मत देने का अधिकार। जनता मताधिकार के माध्यम से ही देश के शासन में भाग ले सकती है और मतदान को प्रजातंत्र की आधारशिला कहा जा सकता है। वर्तमान समय की प्रवृत्ति मताधिकार को अधिकाधिक व्यापक बनाने की है और इसलिए अधिकांश देशों में बस मताधिकार को अपना लिया गया है। दूसरा राजनीतिक अधिकार है निर्वाचित होने का अधिकार। प्रजातंत्र में शासक और शासित का कोई भेद नहीं होता और योग्यता संबंधी कुछ प्रतिबंधों के साथ सभी नागरिकों को जनता के प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होने का अधिकार होता है। इसी अधिकार के माध्यम से व्यक्ति देश की उन्नति में अपनी योग्यता के अनुसार सक्रिय रूप से भाग ले सकता है। अन्य राजनीतिक अधिकार सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार है। सभी सार्वजनिक पद ग्रहण करने का सभी को अधिकार है और इस संबंध में योग्यता के अतिरिक्त अन्य किसी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। आवेदन पत्र और सम्मति देने का अधिकार भी राजनीतिक अधिकारों की श्रेणी में आता है। लोकतंत्र का यह आदर्श है कि शासन का संचालन जनहित के लिए किया जाए। अतः नागरिकों को अपनी शिकायतें दूर करने या शासन को आवश्यक सम्मति प्रदान करने के लिए व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से कार्यपालिका व्यवस्थापिका अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। इसके अंतर्गत ही शासन की आलोचना का अधिकार भी अधिकार की श्रेणी में सम्मिलित हो जाता है। राज्य के विरुद्ध विद्रोह का अधिकार। साधारणतः यह प्रश्न किया जाता है कि व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध विद्रोह का अधिकार है या नहीं है। यदि व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त होता है तो किस सीमा तक और किन परिस्थितियों में इस अधिकार का उपयोग किया जाना चाहिए। वैसे तो राज्य के प्रति भक्ति और राज्य की आज्ञाओं का पालन व्यक्ति का कानूनी कर्तव्य होता है और इसलिए व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध विद्रोह का कानूनी अधिकार तो प्राप्त नहीं हो सकता, लेकिन व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध विद्रोह का नैतिक अधिकार अवश्य प्राप्त होता है। इसका कारण यह है कि शासन के अस्तित्व का उद्देश्य जन इच्छा को कार्य रूप में परिणित करते हुए सामान्य कल्याण होता है और यदि शासन सामान्य कल्याण की साधना में असफल हो जाता है या जन इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं करता तो उस शासन को अस्तित्व में बने रहने का भी कोई नैतिक अधिकार शेष नहीं रह जाता। नागरिकों को इस प्रकार की सरकार को हटाने का अधिकार होता है और यदि संवैधानिक मार्ग से इच्छित परिवर्तन न किया जा सके तो व्यक्ति को अधिकार है कि वह शक्ति के आधार पर वांछित परिवर्तन करने का प्रयत्न करे। लास्की ने कहा है कि नागरिकता व्यक्ति के विवेकपूर्ण निर्णय का जन कल्याण में प्रयोग है। ऐसी परिस्थितियों में यदि व्यक्ति को इस बात का विश्वास हो जाए कि विद्यमान शासन व्यवस्था सामान्य के हित में कार्य नहीं कर सकती तो राज्य के प्रति विद्रोह व्यक्ति का एक नैतिक अधिकार ही नहीं, एक नैतिक कर्तव्य भी हो जाता है। जैसे कि महात्मा गांधी ने कहा है कि व्यक्ति का सर्वोच्च कर्तव्य अपनी अंतरात्मा के प्रति होता है। अतः अंतरात्मा की पुकार पर सरकार का
का विरोध किया जा सकता है। इस बात का अवश्य ही ध्यान रखा जाना चाहिए कि विद्रोह का यह अधिकार अंतिम औषधि है, न कि प्रतिदिन का भोजन। इसलिए दूसरे सभी संबंधित पहलुओं पर विचार किए बिना इस अधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इस संबंध में T.H. ग्रीन ने अपनी पुस्तक राजनीतिक दायित्व के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन में जो विचार व्यक्त किए हैं वे पर्याप्त महत्वपूर्ण हैं। इस संबंध में हम नेक्स्ट वीडियो में अधिकार विषयक सिद्धांतों के बारे में जानेंगे, जिन्हें समय समय पर विकसित किया गया है, जिनका प्रतिपादन किया गया है। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।